हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा एंड मैराथन की इस वीडियो नंबर 1 में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जितने भी DSSB एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो टीचिंग नॉन टीचिंग किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी क्योंकि ये प्रॉपर PYQ सीरीज है। एंड हम आज जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं DSSB में, सो ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट्स में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस अलग अलग पोस्ट पे आए हुए, सो दैट आपको आइडिया लग पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने लेवल पे हमें प्रिपरेशन करनी है, कहां से प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीजें रहेंगी। आपको वीडियो से एनालिसिस कर पाएंगे आप। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। एंड यस, अगर कोई मिस्टेक या कुछ भी गलती होती है सो उसको अवॉइड कीजिएगा बिकॉज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। एंड आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले तो सही गलत जब भी पूछे, करेक्ट इनकरेक्ट, तो आप उसको अंडरलाइन कर लिया करें क्योंकि बहुत बार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट की पहले नॉट लगा देता है और हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं, नॉट जो है वो स्किप हो जाता है। सो इसमें से सही पूछा है। पहला जो स्टेटमेंट है वो है एव्स आर, पक्षी जो है वो समतापी प्राणी होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है मैमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो सबसे पहले तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का मतलब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, जो भी एनिमल्स जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, मतलब कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे चारों तरफ का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हम अपने शरीर के जो भी टेम्परेचर है उसको ढाल लेते हैं, उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जैसे कि हम ह्यूमंस है ना, हम जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। एंड तो दूसरा ऑप्शन पहले ही इनकरेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। मैमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, हम मैमल्स हैं एंड मैमल्स कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। एंड मैमल्स के साथ में एव्स भी जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ही आते हैं। सो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो तो करेक्ट हो जाता है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्ट है। सो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एव्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। DSSB PRT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू। देखिए, वर्टिब्रेट्स जो है, वर्टिब्रेटा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वैसे तो अगर आप NCERT देखेंगे मुख्यतः कहीं 5 होता है, कहीं 6, कहीं 7, काफी कंफ्यूजन है। सो देखिए, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स और ये चारों जो हैं और इसके साथ साथ पाइसेस यानी कि मछलियां, ये पांचों मेनली जो है वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं। बट जो पाइसेस होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, राइट। एक होती हैं बोनी फिशेस, एक होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस और तीसरी होती है जॉलेस फिशेस, जिनको कि हम एगेंथा के भी नाम से जानते हैं। सो ये प्रॉपर 7 टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। बट अलग अलग जगहों पे कहीं 5 मेंशन्ड होता है, कहीं 7 होता है। यहाँ ऑप्शन में ना तो 5 है ना तो 7 है, हम फिर जाएंगे 6 के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राइट। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको 5, 6, 7 ये हर जगह पे अलग अलग होता है, अलग अलग मेंशन्ड होता है। मेनली जो है 5 में डिवाइडेड है, 5 क्लासेस में। एंड अगर हम NCERT को फॉलो करेंगे तो उसमें 7 दे रखा है। एंड यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन नहीं, तो हम 6 ऑप्शन के साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये भी PRT में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सी एनिमल्स डज नॉट बिलोंग टू क्रस्टेशियन फैमिली। इनमें से कौन सा जो है वो क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है, कौन सा समुद्री जानवर। ये सारे के सारे जो भी सी एनिमल्स हैं। तो पहला ऑप्शन है सी अर्चिन, दूसरा है श्रिम्प्स, तीसरे हैं क्रैब्स एंड चौथा है हमारा बार्निकल्स। तो देखिए, जो श्रिम्प, क्रैब्स और बार्निकल्स हैं ये तीनों के तीनों आपके क्रस्टेशियन फैमिली से आते हैं। एंड अगेन जैसा कि मैंने बोला था, नॉट जो है जहां दिखे तुरंत अंडरलाइन करना है करेक्ट इनकरेक्ट में। तो नॉट पूछा है तो सी अर्चिन जो है ये आपका जलसाही जिसको बोलते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम से आता है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अगेन जो है करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है अमीबा प्रोटोजोआ, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। दूसरा है ब्रेड मोल्ड, वो एक फंगस का एग्जाम्पल है। सो करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अमीबा जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है एंड ब्रेड मोल्ड जो है वो फंगस का एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो बोथ 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। DSSB PGT कंप्यूटर साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फेनेरोगैमिक ग्रुप। फेनेरोगैमिक ग्रुप क्या होता है, फेनेरोगैमिक समूह जो है वो क्या होता है। तो देखिए फेनेरो टर्म जो है, फेनेरोगैमिक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, जो बीज जो है उत्पन्न करते हैं, जिनमें की 2 कैटेगरीज होती हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर आप बायोलॉजी फील्ड से तो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप नोट डाउन कर लीजिए। फेनेरोगैमिक का मतलब होता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये 2 आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में थैलोफाइटा दे रखा है, टेरिडोफाइटा दे रखा है, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। तो देखिए एक ही ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में से एक ऑप्शन दे रखा है एंजियोस्पर्म, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि फेनेरोगैमिक ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये DSSB PGT हिंदी में आया हुआ क्वेश्चन है ये अगेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुकुमेरिया एंड एस्टेरियस ये जो है बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, किस फाइला से बिलोंग करते हैं ये कुकुमेरिया एंड एस्टेरिस। अगर इसका फिगर आप देखेंगे जो कि NCERT में प्रॉपर मेंशन है, सो आपको दिखेगा उनके ऊपर काफी स्पाइंस दिखेंगी। तो पहले तो अगर एग्जाम में फिगर देकर के पूछता है, तो अगर स्पाइंस वाले कोई ऐसे एनिमल्स हैं जिन पे स्पाइंस है, तो वो प्रॉपरली इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है इकाइनोडर्मेटा फाइलम का वो है कि स्पाइंस होते हैं उन एनिमल्स पे। तो प्रॉपर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा ये सारे जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। DSSB PGT इंग्लिश में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सो ध्यान रखेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज DSSB जो भी पूछ रहा है, अगर आप क्लास 11th की एनिमल किंगडम की NCERT प्रॉपर अगर उठा करके देखेंगे, तो एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है उसमें जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हर एक फाइलम के, वो सारा का सारा दिया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं दिया है। सो आपको इससे समझ में ये आया होगा कि प्रॉपर NCERT के एग्जाम्पल्स जो है वो पूछ रहा है, तो NCERT पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। सो आपको मैं अभी एक होमवर्क भी दूंगी, उससे पहले आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ मेनी क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वर इनिशियली प्रपोज्ड बाय R.H. व्हिटेकर। देखिए R.H. व्हिटेकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। R.H. व्हिटेकर ने प्रॉपरली प्रारंभ में कितने जीव वर्गीकरण प्रस्तावित किए थे। तो R.H. व्हिटेकर ने, ऑप्शन है हमारा 12, 5, 3 एंड 7। सो R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 क्लासिफिकेशंस जो थे उन्होंने दिए थे। और कभी कभी ये ईयर भी पूछ देता है, सो इस ईयर को ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कब दिया गया था। तो 1969 में दिया गया था, ठीक है। DSSB PGT फिजिक्स फीमेल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टेक्स प्लेस इन डैश यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज करके पाइरुवेट का प्रॉपर जो ब्रेकडाउन होता है, विखंडन होता है, वो कहाँ पे होता है, किस ऑर्गेनल में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस या फिर केंद्र। तो देखिए पाइरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है, 3 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये भी पूछ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है प्रॉपरली पाइरुवेट के ब्रेकडाउन में, पाइरुवेट के विखंडन में, ठीक है। तो उन तीनों चीजों को ध्यान रखेंगे। एंड कहां पे होता है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरुवेट का जो ब्रेकडाउन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को और हम किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, राइट। चलिए DSSB PRT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, Which cell of our body are known as the saviors of the human body? Very easy and रिपीटेटिवली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा जो है शरीर के, मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है। रेड ब्लड सेल, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को इसका आंसर पता होगा। फटाफट से सबने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है, सेवियर की तरह काम करता है। DSSB PRT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से कोशिकाओं द्वारा सामग्री के अंतग्रहण
अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो देखिए जब भी हम इंजेक्शन करते हैं फूड को, हम माउथ से करते हैं ऑब्वियसली, सेल मेम्ब्रेन से नहीं करते। तो जब भी किसी चीज को इंजेस्ट करते हैं, जो भी अगर सेल मेम्ब्रेन से करते हैं इंजेस्ट, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। वैसे भी एंडो से आप याद रख सकते हैं अंदर लेने को, है ना, एंडोसाइटोसिस। और वही अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालते हैं, इजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन नहीं इजेस्ट करते हैं, तो फिर उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस तो फिर एक सिंपली वाटर के लिए नॉर्मली यूज करते हैं प्रॉपर। तो इसका आंसर जो है इंजेक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसका आंसर प्रॉपर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। साइटो वर्ड जो है सेल के लिए यूज होता है, एंड जब हम इंजेस्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, सो एंडोसाइटोसिस बोलते हैं उसको। DSSB PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू इनमें से कौन सा है? पहला है ऑप्शन जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो इनमें से कौन सा सिंपल टिश्यू है? तो देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है वो प्रॉपर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स और परमानेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रखा है सिंपल टिश्यू, तो ना तो जाइलम सिंपल है ना तो फ्लोएम, दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के एग्जांपल हैं। सो यहाँ पे प्रॉपर नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। DSSB PGT इकोनॉमिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लांट टिश्यूज आर ऑफ डैश मेन टाइप्स। पौधों के उत्तक यानी कि टिश्यूज जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 4, 3, 1, 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। DSSB PGT ज्योग्राफी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है DSSB PGT बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अभी तक बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। सो इट मींस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में बायोलॉजी से कितने क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली डैश होती है। तो सबसे पहले तो समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगली बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर, कौन से हैं जिनमें कि 2 मेम्ब्रेन मिलते हैं। अगर ऑप्शन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन होती है, यहां से ये पता चला हमें। एंड दूसरा, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, अगर इसकी बात करूं तो पहला ऑप्शन है डीपली फोल्डेड, दूसरा है फोल्डेड, तीसरा है पोरस और चौथा है नॉन पोरस। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी जो झिल्ली होती है यानी कि आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, सो दैट इजीली जो पोरिन प्रोटीन होता है ना, पोरिन नाम का प्रोटीन होता है, वो पास कर पाता है परमिएबल होने की वजह से। सो ये कैसी होती है? बाहरी झिल्ली जो होती है पोरस होती है। DSSB LDC में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म के पास में प्रोकैरियोटिक सेल होता है? ऑप्शन है हमारा यूनिसेलुलर, दूसरा ऑप्शन है राइजोपस, तीसरा ऑप्शन है वायरस, चौथा ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एलगी। सो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसकी होती है? अगर मैं बात करूं तो नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एलगी की होती है। इसको ध्यान रखेंगे। DSSB LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। वेरी इजी क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस जो है वो उसमें प्रॉपर प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कौन सी गैस जो है वो रिलीज करते हैं हमारे लिए? ऑब्वियसली ऑक्सीजन करते हैं, राइट। ऑप्शन में है नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन एंड हीलियम। सो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाता है ऑक्सीजन। DSSB PGT हिंदी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a part of plant shows directional motion in response to the touch of an object, it is called। जब पौधे का हिस्सा किसी वस्तु के स्पर्श की, टच की बात कर रहा है, स्पर्श की प्रतिक्रिया में दिशात्मक गति दिखाता है, तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फोटोट्रोपिज्म। तो पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखिए ऑप्शन से इसका मतलब पता चल रहा है, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो अगर लाइट की वजह से मूवमेंट होती है, लाइट के रेस्पॉन्स में प्लांट मूवमेंट करता है, तो वो होता है फोटोट्रोपिज्म। ये तो पहले ही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म ग्रेविटी के जब रेस्पॉन्स में मूवमेंट शो होता है तो बोलते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। अगला है तीसरा ऑप्शन हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो वर्ड डिनोट करता है वाटर के लिए। सो वाटर के अगर रेस्पॉन्स में मूवमेंट होता है सो होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। एंड थिग्मोट्रोपिज्म होता है टच के रेस्पॉन्स में, यानी कि स्पर्श के रेस्पॉन्स में। वैसे भी T फॉर टच एंड T फॉर थिग्मो, ऐसे भी याद रख सकते हैं।
तो DSSB PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ टोमेटोज। हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, किसी न किसी पोस्ट पे तो पूछा ही जाता है। सो रेड कलर ऑफ टोमेटोज किस पिगमेंट की वजह से होते हैं? जो मिर्चे होते हैं या फिर टमाटर होते हैं, इनके जो रंग हैं वो किसी न किसी पिगमेंट की वजह से होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि जो हरी मिर्च होती है वो कमेंट में बताएंगे कि वो किस पिगमेंट की वजह से मिर्च जो है वो हरी होती है। फिलहाल मैं टमाटर का आपको बताती हूँ। टोमेटो का रेड कलर जो है वो होता है, 4 ऑप्शंस हैं, लाइकोपीन, एसीटोन एंड कैरोटीन, एसीटोन एंड कैरोटीन, फोर्थ ऑप्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपीन। लाइकोपीन की वजह से टोमेटो का कलर जो है वो कैसा होता है? रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच प्लांट इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड? किस प्लांट से लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कौन से पौधे से लिटमस निकाला जाता है? पहला ऑप्शन है लाइकिन, दूसरा ऑप्शन है पेट्यूनिया, तीसरा ऑप्शन है सर्सियम वल्गर एंड चौथा ऑप्शन है हमारा जिरेनियम। सो देखिए DSSB दास की पोस्ट पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, एंड करेक्ट ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो हो जाता है हमारा लाइकेन, वो प्रॉपर। अच्छा, लाइकेन की जगह पे अगर आपको थैलोफाइटा दिया होता तो भी वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता, क्योंकि एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये, है ना। तो लाइकेन जो है वो प्रॉपर लिटमस एक्सट्रैक्टेड प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, वो है 19 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन के बारे में आई थिंक आप सभी ने इकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा होगा या किसी न किसी चैप्टर में पढ़ाई होगा। बायोलॉजी के करेक्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं फटाफट से। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए, जब प्लांट्स में स्पेशली हम अब अपने खेतों में जो भी पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, सो बारिश की वजह से वो जो केमिकल्स हैं जब वो वाटर में ड्रेन ऑफ हो जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, तो किसी भी वाटर बॉडी में अगर केमिकल्स की वजह से प्लांट ग्रो कर जाते हैं उनकी सतह पे, पानी की सतह पे, तो वो प्रॉपर होता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ये होता है यूट्रोफिकेशन। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं तब पता लगा पाएंगे कि कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, इट रिलेट्स ओनली टू अ सडन इंक्रीज इन अ नाइट्रोजन कंपाउंड इन अ वाटर बॉडी। सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि अचानक से नाइट्रोजन कंपाउंड इंक्रीज हो जाता है। नहीं, तो यूट्रोफिकेशन का मेनली मतलब है कि पौधों की वाटर बॉडी, पानी की सतह पे पेड़ उग जाते हैं केमिकल्स की वजह से। ठीक है, ये होता है यूट्रोफिकेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो अत्यधिक हो जाए तो सडन इंक्रीज से ऐसा होता है, ये यूट्रोफिकेशन नहीं होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, एडिशनल न्यूट्रिशन इन वाटर मेकिंग इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या खेती के लिए, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनता है। इतना भी नहीं प्लांट्स ग्रो करते हैं कि मतलब प्रॉपर एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट किया जाए। एंड तीसरा ऑप्शन है, इट इनहांसेस वाटर क्वालिटी फॉर ह्यूमन यूज। ऑब्वियसली नॉट, पानी में जब केमिकल है तो वो हमारे यूज का तो हुआ नहीं फिर। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो कट जाते हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एलगी ग्रोथ इज एन इफेक्ट टू दिस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एलगी का ग्रोथ मानवीय उपभोग हेतु जल गुणवत्ता में वृद्धि। एंड चौथा ऑप्शन हिंदी में भी देख लेते हैं, शैवाल वृद्धि इसका एक प्रभाव है। तो शैवाल वृद्धि जो है इसका एक प्रभाव है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलगी जो है वो ग्रो कर जाती हैं पानी की ऊपरी सतह पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। DSSB दास की पोस्ट पे आया हुआ क्वेश्चन है, अगली बार PRT में भी आ सकता है, PGT में भी आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। इससे पहले इसको एक्सप्लेन करूं, इससे पहले जो यहां तक अभी तक इस वीडियो को देखे हैं और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि आप सभी का लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। एंड फटाफट आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं सॉइल लेस कल्चर क्या होता है। मतलब ऐसे प्लांट्स को उगाया जा रहा है जहां पे मिट्टी का जो है यूज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे कल्चर को क्या बोलते हैं जहां पे बिना मिट्टी के प्लांट्स को उगाया जाता है। पहला ऑप्शन है एपोमिक्सिस, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स एंड चौथा ऑप्शन है फेनोलिक एक्सिडेशन। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स वो टेक्निक होती है जब हम पौधों को केमिकल या फर्टिलाइजर्स वगैरह देके पानी में या फिर सैंड में इस तरीके से उगाते हैं, वो बोलते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। DSSB दास में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21, टीनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। एनसीईआरटी के बाहर का एक भी एग्जाम्पल नहीं है अभी तक जितने भी मैंने एनालिसिस किए क्वेश्चंस। आप चाहें तो 11th की एनसीईआरटी जरूर उठा करके एक बार देखें। एंड स्पेशली
आपको होमवर्क में यही है कि आपको प्रॉपर जितने भी एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम के आपको दिखेंगे हर एक फाइलम के, वो प्रॉपर अपनी शॉर्ट नोट्स में लिखना है आप सभी को। ये आप सभी का होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। टीनिया जो है, पहला ऑप्शन जो है सिलेंट्रेटा, दूसरा ऑप्शन है पोरीफेरा, तीसरा ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड चौथा ऑप्शन है टीनोफोरा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टीनिया सोलियम जो है वो किस फाइलम से आता है, वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DSSB LDC की पोस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस को करते समय और LDC के पोस्ट पे आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये हमारे किस काम आने वाला नौकरी में, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ाई करनी है ना। बट एस्पिरेंट्स के दिमाग में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये हमारे किस काम आएगा नौकरी में, लेकिन फिर भी पढ़ना है। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, हु आर नन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा, तीसरा है जिम्नोस्पर्म्स एंड चौथा है टेरिडोफाइटा। तो देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस का कैरेक्टर से क्या होता है, वो प्रॉपर लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। अब ब्रायोफाइटा जो है वो रहता तो सॉइल में है, इसका लिविंग अगर देखें तो सॉइल में होता है, बट फॉर रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पानी में इसका प्रॉपर रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको एम्फीबियंस बोलते हैं कि इसको जमीन पे और पानी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है अपने जीवन की जो क्रिया है उसको संपन्न करने के लिए, यानी जीवन चक्र को प्रॉपर जो है लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। सो इसलिए इसको एम्फीबियंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ये DSSB LDC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस बाय, ब्रायोफाइलम किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, पुनरुत्पादित करते हैं? पहला ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन, तीसरा ऑप्शन है बडिंग, मुकुलन जिसको कहते हैं हिंदी में, और चौथा ऑप्शन है स्पोर फॉर्मेशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रायोफाइलम का रिप्रोडक्शन का तरीका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्रॉपरली अगर जो भी पत्तियां होती हैं उनके जो आगे किनारे पे एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है वो ग्रो कर जाती हैं, और बाद में वो जो बर्ड्स, कलियां जिनको आप बोलते हैं, वो गिर करके शेड ऑफ होकर के प्रॉपर जो है प्लांट में ग्रो हो जाती हैं। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, ये सारे के सारे प्रॉपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। ये भी पूछा जा सकता था। सो DSSB LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर ऑफ पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का पार्ट पूछा है प्रॉपर, ऑप्शंस में से कौन सा है, कौन सा भाग पुंकेसर का भाग बनता है? ठीक है, तो यहाँ पे फल लिख दिया है, हिंदी में फूल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी है एंथर, ऑप्शन नंबर सी है स्टिग्मा एंड ऑप्शन नंबर डी है सेपल। सेपल तो आप जानते ही होंगे, जैसे गुलाब की जो आपने कली देखी होगी उसके चारों तरफ छोटा छोटा हल्का हल्का छोटा छोटा पत्ता जो होता है उस बड को, उस कली को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो सेपल जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो छोटा सा हरा हरा जो चारों तरफ होता है पौधों के फूलों के। बाकी अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो प्रॉपर ये तीनों है, एंथर, स्टाइल और स्टिग्मा। लेकिन स्टेमन के अंदर पूछा है, स्टेमन देखिए फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, एंड स्टेमन के अंदर आता है एंथर। अगर मैं यहाँ पे पहले और तीसरे ऑप्शन की बात करूं, स्टाइल और स्टिग्मा, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट है, और स्टेमन जैसा कि मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। सो एंथर जो है वो इकलौता ऑप्शन है जो करेक्ट है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही आता है स्टेमन के अंदर। इसको ध्यान रखेंगे। एंड फ्लावर का प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है NCERT में दे रखा है, तो उससे भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस बनेंगे। DSSB LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, विच पार्ट ऑफ फ्लावर टर्न्स इनटू सीड। ये लगभग सभी को पता होगा कि फूल का कौन सा हिस्सा जो है वो सीड में टर्न कर जाता है, बीज में बदलता है प्रॉपर। पहला ऑप्शन है अंडप यानी कि कैरापेस, दूसरा ऑप्शन है पॉलन ग्रेन्स परागण, तीसरा ऑप्शन है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, और चौथा ऑप्शन है ओवरी यानी अंडाशय। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओवरी जो है वो सीड में आगे चल के कन्वर्ट या टर्न हो जाता है। DSSB LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत पूछा है यहाँ पे, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
ऑप्शन नंबर ए है 31 पेयर्स ऑफ नर्व इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु जो है, कितना कठिन नाम है हिंदी में, मेरु रज्जु यानी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है उससे कितनी नर्व्स निकलती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31 जोड़ी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द स्मॉल गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड अ केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला जो है हमारा द शॉर्ट फाइबर्स कमिंग आउट ऑफ द सेलुलर बॉडी ऑफ अ नर्व सेल कॉल्ड एक्सॉन्स। एक तंत्री कोशिका के कोशीय शरीर से निकलने वाले छोटे तंतुओं को अक्ष तंतु कहा जाता है। देखिए अक्ष तंतु यानी कि एक्सॉन, तो ये गलत है, एक्सॉन नहीं कहते, डेंड्राइट्स कहते हैं। जो नर्व सेल के चारों तरफ छोटे छोटे शॉर्ट फाइबर्स निकले होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो है मैसेजेस ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्वस सिस्टम आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस विच आर नोन एज नर्व इंपल्सेस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो जो अगर गलत इनमें से कौन सा है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। DSSB पीजीटी हिंदी में आया हुआ क्वेश्चन है, द टिपिकल क्वेश्चन पीजीटी हिंदी में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 27 क्वेश्चन जो है हमारा, ये बहुत इजी है, आप सभी को आता होगा। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है आपका थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थाइमस एंड ऑप्शन डी लीवर। सो करेक्ट आंसर जो है वो आई थिंक आप सभी ने अभी तक दे दिया होगा अपने मन में, लीवर। लीवर जो है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ब्लड क्या है? रक्त एक एलिमेंट है, होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉरी हेमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मैटर है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो देखिए ब्लड जो है वो प्रॉपर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे कुछ होते हैं उसमें। ये प्रॉपर एक हेट्रो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग मिक्सचर्स हों जिसमें, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ब्लड जो है हमारा। DSSB दास में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। हीमोग्लोबिन जो है इसमें जो हीम टर्म है, हीम पिगमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो बता दूं, हीम पिगमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे खून के लाल होने की। जो वजह है वो यही पिगमेंट है, हीम पिगमेंट। सो हीम इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट किसका है? रेड ब्लड सेल का, व्हाइट ब्लड सेल का, प्लाज्मा का या प्लेटलेट्स का? ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल का, तभी तो वो लाल दिखती है, रेड दिखती है ना। तो लाल रक्त कोशिका का जो है महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। DSSB दास में अगेन आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी द एंजाइम नेम्ड पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाई इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आंत्र ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि हिंदी में जठर ग्रंथि। तो देखिए पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पेप्सी पीने के बाद क्या होता है, हमें बर्फ आती है, गैस निकलता है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है पेप्सिन एंजाइम को। DSSB दास में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड आज के इस मैराथन क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। द ड्रग रिजरपिन इज यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए रिजरपाइन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे डेंगू, ल्यूकेमिया, किडनी स्टोन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो देखिए जो रेजरपाइन है ये प्रॉपरली ट्रीट करता है हाई ब्लड प्रेशर को। क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता, थोड़ा स्लो कर देता है ये, जिसकी हार्ट बीट भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है और ब्लड का फ्लो थोड़ा कम होके प्रॉपर वेसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिनकी वजह से जो बीपी बढ़ा हुआ होता है वो थोड़ा सा अपने लेवल में आ जाता है। सो जो भी हाई बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं तो इस बीमारी को जो है रेजरपाइन ड्रग जो यूज करके प्रॉपर इसको हाई बीपी वाले पेशेंट्स को दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है। DSSB दास ग्रेड 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आज का सेशन आप सभी को फ्रूटफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरी कोशिश थी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें एंड DSSB के पार्ट के एक एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हर एक टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखा है, यहाँ तक बने रहे हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जितने भी DSSB एस्पिरेंट्स हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा DSSB एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से हमको प्रॉपर एनालिसिस मिलता है, प्रॉपर जो है हम आइडिया लगा पाते हैं एग्जाम का। सो आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली सेशन के साथ में। तब तक ध्यान रहिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।